हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपके सामने आज भी डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पेश करने वाला हूं। साथ ही साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स भी डिस्कस करने वाला हूं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, हम ये जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आपके सामने जो पर डे रखते हैं, वो एमसीक्यूज आपके आने वाले एग्जाम के बेसिस पे ही बनाए जाते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो दोस्तों, कोशिश जरूर करें कि मेरे द्वारा जो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिले, आप उसकी एक शॉर्ट नोट बनाते चलें, ताकि आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स हो उसमें वो क्विक रिवीजन का काम कर सके। तो बिना देर किए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, The eternal flame of Amar Jawan Jyoti has been merged with the flame of National War Memorial recently. Where has this National War Memorial located? अमर जवान ज्योति की शाश्वत ज्योति को हाल ही में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिला दिया गया है। यह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां स्थित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। जी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां स्थित है, यानी नेशनल वार मेमोरियल कहां पे सिचुएटेड है। तो ये दिल्ली में है, और ये जो अमर जवान ज्योति भी है ये भी दिल्ली में ही है। ठीक है दोस्तों, तो अमर जवान ज्योति में एक लौ जलती रहती थी। उस लौ को क्या किया गया है कि राष्ट्रीय जो युद्ध स्मारक की जो लॉ थी उसमें विलय कर दिया गया है, यानी इसके लॉ को उसमें मिला दिया गया है। और अगर हम बात करें कि ये कहां पर है, तो ये इंडिया गेट, इन जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, वहां के इंडिया गेट पे ये दोनों सिचुएटेड है, अमर जवान ज्योति और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। अगर हम बात करें कि ये जो अमर जवान ज्योति क्यों जलती थी या क्यों जल रही है, तो जो 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान का जो वार हुआ था, उस वार में जो हमारे भारत के जो भी सैनिक थे जो शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि के रूप में ये अमर जवान ज्योति को जलाया गया था, यानी लौ को जो है वो प्रज्वलित किया गया था। ठीक है, तभी से ये जो है लौ वो 24 घंटे जलती रहती है, और लगभग 50 सालों बाद नेशनल वार मेमोरियल की फ्लेम के साथ इसे विलय कर दिया गया है। वहां पे तीनों सैनिकों के द्वारा जो है वो एक मार्च किया गया था इसको विलय करने के श्रद्धांजलि के रूप में, और उसका जो नेतृत्व किया था वो एयर मार्शल बलभद्र राधा कृष्ण ने किया था। नाम याद रखिएगा, किसने किया था? बलभद्र राधा कृष्ण ने। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कब किया गया है? ये 21 जैन को किया गया, यानी 21 जनवरी को ये जो है हमारे देश के जो अमर जवान ज्योति की जो शाश्वत जो ज्योति है उसको राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में विलय कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन स्वर्न इन एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस? बारबाडोस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिया मोटली, ऑप्शन बी फ्रिंडेल स्टुअर्ट, ऑप्शन सी डेविड थॉम्पसन, ऑप्शन डी ओवेन ऑर्थर। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए मिया मोटली। जी, हाल ही में मिया मोटली जो है वो बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर बनी है, और ये उनका सेकेंड टर्म है, यानी ये दूसरी बार बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर बनी है। दोस्तों, कुछ समय पहले, यानी कुछ महीनों पहले, हाल ही में बारबाडोस जो है वो ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर एक रिपब्लिकन कंट्री बनी है। ठीक है, और रिपब्लिकन कंट्री बनने के बाद मिया मोटली जो है उस देश की, यानी गणतंत्र देश की पहली प्राइम मिनिस्टर है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने कि जब ये गणतंत्र देश बना है बारबाडोस, तो उसकी जो पहली प्राइम मिनिस्टर बनी है वो मिया मोटली बनी है, और अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ है और उसमें भी मिया मोटली ही जो है वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है।
तो अगर हम बात करें कि ब्रिटिश शासन से मुक्त होने के बाद बारबाडोस देश की पहली प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है मिया मोटली। और अगर ब्रिटिश शासन में रहते हुए बारबाडोस की जो प्रधानमंत्री जो है वो मिया मोटली 8वीं है। यानी अगर हम ब्रिटिश शासन में जब बारबाडोस कंट्री थी तब से अगर प्रधानमंत्री को अगर हम गिनती करें तो बारबाडोस की ये 8वीं प्रधानमंत्री है। और गणतंत्र होने के बाद ये बारबाडोस की पहली प्रधानमंत्री है जिन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है और बारबाडोस के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए फातिमा बीबी, ऑप्शन बी सुशीला कार्की, ऑप्शन सी आयशा मलिक, ऑप्शन डी लीला सेठ। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी आयशा मलिक। जी, आयशा मलिक को अभी हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है, और ये पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। तो इन्होंने एक हिस्ट्री कायम की है क्योंकि इसके पहले पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी महिला न्यायाधीश नहीं थी और ये पहली महिला न्यायाधीश बनकर इन्होंने पाकिस्तान में एक इतिहास रच दिया है। दोस्तों, हम यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान देश की बात कर रहे हैं। तो इनकी जो नियुक्ति की गई है, वहाँ के जो अभी राष्ट्रपति है वो आरिफ अलवी, इन्होंने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो आयशा मलिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो आयशा मलिक 2012 में ये लाहौर हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुकी है। ठीक है दोस्तों, और बाकी की ऑप्शन की अगर हम बात कर ले, जैसे ए फातिमा बीबी, तो ये सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन जज है। कहाँ की? इंडिया की। ये इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन जज है। और लीला सेठ की बात कर ले तो ये इंडिया के हाई कोर्ट की पहली वुमेन जज है। हाई कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट की बात हो रही है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। तो आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। और ये सुशीला कार्की जो है ये नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज है। ठीक है, तो यहाँ पे नेपाल, ये इंडिया और ये इंडिया और ये पाकिस्तान, यहाँ पे आपको जो है वो देख सकते हैं, आपको 1, 2 और 3 कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जो है वो पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है, तो वो है आयशा मलिक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलका उपाध्याय, ऑप्शन बी चंचल कुमार, ऑप्शन सी महमूद अहमद, ऑप्शन डी मनोज सहाय। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है चंचल कुमार। जी, NHIDCL के जो अभी डायरेक्टर बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं यानी MD, वो चंचल कुमार बने हैं और इन्होंने महमूद अहमद की जगह ली है। ठीक है दोस्तों, अगर हम चंचल कुमार की बात कर रहे हैं तो ये नीतीश कुमार के शासन में सेक्रेटरी रह चुके हैं और ये नीतीश कुमार के काफी खास जो है वो मतलब मित्र माने जाते हैं। काफी इनका नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है। ठीक है दोस्तों, तो इनकी जो अभी राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है दोस्तों, बाकी की अगर ऑप्शन की बात कर ले तो अलका उपाध्याय, ये NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये चेयरपर्सन है। अगर हम महमूद अहमद की बात करें तो ये फॉर्मर अभी NHIDCL के जो है ये MD रह चुके हैं, यानी ये फॉर्मर MD हैं। और ये मनोज सहाय की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्टर है अभी NHIDCL के। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात आपको मैनेजिंग डायरेक्टर की बात अगर की जा रही है कि NHIDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो चंचल कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासाज इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? हमारे ऑप्शन है ए जानवी डांगेती,
ऑप्शन बी स्वाति मोहन, ऑप्शन सी योगिता शाह, ऑप्शन डी प्रियंका श्रीवास्तव। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए जानवी डांगेती। जी, जानवी डांगेती जो है वो नासा के द्वारा एक प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय वायु अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली ये पहली भारतीय बन गई है। और ये जानवी डांगेती की अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और ये अभी इनकी उम्र 19 ईयर्स है। ये अभी पंजाब के एक जो है निजी विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं और नासा के द्वारा जो ये प्रोग्राम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और उसमें जो भी कार्यक्रम थे, उसमें जो भी मिशन थे, उनको इन्होंने सफलतापूर्वक जो है वो किया है। ठीक है, IASP की अगर हम बात कर ले, जैसे इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम की, तो ये दुनिया भर के जो है वो 20 युवाओं को चयनित करता है। तो उनमें से भारत की जानवी डांगेती भी थी और इन्होंने इस प्रोग्राम में सफलतापूर्वक जो है मिशन को वो प्राप्त किया है, यानी मिशन को कंप्लीट किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह नासा के जो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वायु अंतरिक्ष कार्यक्रम किया गया था उसको पूरा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, तो आप इस चीज को जरूर याद रखें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द यंगेस्ट वुमन टू फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड सोलो। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए शविहा गोखसेन, ऑप्शन बी मैत्री पटेल, ऑप्शन सी जारा रदरफोर्ड, ऑप्शन डी अवनी चतुर्वेदी। सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा ऑप्शन है सी जारा रदरफोर्ड, यानी राइट आंसर है जारा रदरफोर्ड। जी, जारा रदरफोर्ड ने अभी हाल ही में विश्व में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला घोषित हुई है, यानी ये बन गई है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अकेले पूरे विश्व में सफर किया है और उस सफर में इनका जो सफर था वो लगभग 155 डेज का था। ठीक है, जिसमें इन्होंने 52,000 किलोमीटर की दूरी तय की और 41 कंट्रीज को इन्होंने पार किया, यानी अपने ये सफर पे निकली थी, अकेले के सफर पे, एक रिकॉर्ड कायम करने के सफर पे। और इन्होंने इसमें क्या किया, 41 देशों को पार किया, कई सारी मुसीबतों को झेलते हुए, और इन्होंने 52,000 किलोमीटर की दूरी जो है वो अकेले तय की। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी सबसे कम उम्र में अकेले उड़ान भरने वाली जो है ये महिला बन गई है। इसके पहले कम उम्र में उड़ान भरने वाली जो महिला थी वो अमेरिका की शाइस्ता बैज थी। शाइस्ता बैज के जो है अमेरिकी पायलट के नाम 2017 में यानी 2017 में ये इनके नाम था, शाइस्ता बैज के नाम था, जो अकेले सबसे कम उम्र में उड़ान भरने वाली महिला थी। लेकिन अब जो है वो जारा रदरफोर्ड है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। निम्नलिखित में से किस गांव को जम्मू और कश्मीर का पहला दुग्ध ग्राम घोषित किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए नदीहाल, ऑप्शन बी सोपोर, ऑप्शन सी टुकरू, ऑप्शन डी जेर्री। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी जेरी। जी, जेर्री जो है वो जम्मू कश्मीर का एक विलेज है जो अभी हाल ही में वहां के प्रशासन ने उसे दुग्ध ग्राम यानी मिल्क विलेज के रूप में घोषित किया है। ठीक है, मिल्क विलेज के रूप में इसलिए घोषित किया है क्योंकि इस गांव में जो है वो लगभग 73 जो है वो डेयरी फार्म ऑलरेडी पहले से मौजूद है और वहां के लोग इस बिजनेस में काफी ज्यादा जो है इन्वॉल्व है। तो इस तरह वहां के प्रशासन ने लोगों का इन्वॉल्वमेंट डेयरी उद्योग में होने के कारण उस गांव को जो है सबसे ज्यादा आसपास का गांव यानी जम्मू कश्मीर के गांव का जो है रिसर्च किया गया कि किस गांव में सबसे ज्यादा डेयरी जो है वो फार्म है और कौन सबसे ज्यादा जो है वो राज्य में दूध की सप्लाई करता है किस गांव से। तो पता चला कि जम्मू कश्मीर का वो जेर्री जो है वो ग्राम है जो वहां का सबसे ज्यादा जो है दुग्ध उद्योग में जो है वो शामिल है। तो इस तरह वहां के प्रशासन ने जेर्री जो है विलेज को दुग्ध ग्राम के रूप में घोषित किया है और घोषणा होने के बाद जो है वहां के जो डेयरी संचालक हैं उनको अब वित्तीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ कुछ नए यूनिट्स भी लगाने की योजना वहां पे घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को याद रखें कि जम्मू कश्मीर का वो पहला गांव कौन है
जिसे दुर्गम घोषित किया गया है वो है जेरी विलेज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यू स्पीसीज ऑफ विच एनिमल हैज बीन नेम्ड आफ्टर स्वीडिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग। किस जानवर के एक नई प्रजाति का नाम स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्नेक सांप, ऑप्शन बी फ्रॉग मेढक, ऑप्शन सी टर्टल कछुआ, ऑप्शन डी फिश मछली। जी, सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है मेढक। जी, हाल ही में जो है वो एक मेढक की एक नई प्रजाति पनामा के जंगल में पाई गई है। ठीक है, इसे खोजा तो जो है वो 2012 में ही गया था, लेकिन इसके जो जीन है उसकी जब रिसर्च की गई तो पता चला कि नहीं, ये एक नई स्पेसीज है और इस स्पेसीज का जो नाम दिया गया है वो स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग, आप इन्हें जानते होंगे क्योंकि ये जो है पर्यावरण के प्रति लोगों को काफी जागरूक जो है करती रहती हैं और इनके लिए इन्हें कई सारे सम्मान भी मिल चुके हैं। तो उनके नाम पे इनका नाम जो है इस मेढक के स्पेसीज का नाम रखा गया है और इस स्पेसीज का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है प्रिस्टीमांटिस ग्रेटा थुनबर्गे। प्रिस्टीमांटिस ग्रेटा थुनबर्गे। ठीक है दोस्तों, तो इस मेढक के स्पेसीज का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पे रखा गया है। ठीक है, और ये कहां पे पाया गया है? ये पनामा के जंगल में पाया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, who has become the first Indian to win the title of UNDP Youth Climate Champion? UNDP Youth Climate Champion का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राजक्ता कोली, ऑप्शन बी फातिमा अल जेला, ऑप्शन सी अगाथा संगमा, ऑप्शन डी सुप्रिया सुले। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राजक्ता कोली। जी, यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियंस का जो है खिताब वो प्राजक्ता कोली ने जीता है। इन्हें जो ये खिताब दिया गया है वो विश्व में जो है वो मानसिक स्वास्थ्य, महिलाओं के अधिकार और बालिका शिक्षा में योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस योगदान के लिए प्राजक्ता कोली को जो है वो यूएनडीपी द्वारा यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियंस का खिताब दिया गया है। ठीक है, और ये इस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। ठीक है, अगर यूएनडीपी की बात कर ले, यूएनडीपी, तो इसका जो मेन लक्ष्य होता है वो गरीबी को खत्म करना, सतत विकास हासिल करना और उन देशों में मानव विकास को बढ़ाना जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो उसी के द्वारा ये एक यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियंस का जो है खिताब वो प्राजक्ता कोली को दिया गया है और इसे जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, द न्यू सर्किट हाउस नियर डैश टेम्पल इन गुजरात हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में डैश मंदिर के पास नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया गया है। हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालिका माता मंदिर, ऑप्शन बी द्वारकाधीश मंदिर, ऑप्शन सी सोमनाथ मंदिर, ऑप्शन डी स्वामी नारायण मंदिर। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी सोमनाथ मंदिर। जी, गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास एक नए सर्किट हाउस का जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। ये जो सर्किट हाउस बनाया गया है वो इसका जो मेन पर्पस है वो सोमनाथ मंदिर दर्शन करने वाले टूरिस्ट के रहने के पर्पस से बनाया गया है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर के आसपास कोई भी जो है वो सरकारी सुविधा नहीं थी, जिससे लोगों को रहने में काफी ज्यादा पैसे खर्च हो रहे थे, काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो उस पर्पस को देखते हुए जो है इस सर्किट हाउस का निर्माण किया गया है और इस सर्किट हाउस को लगभग 30 करोड़ की जो है वो राशि से बनाई गई है। इस सर्किट हाउस में जितने भी कमरे हैं वो सारे के सारे सी फेसिंग कमरे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम सोमनाथ मंदिर की बात कर ले तो ये काफी फेमस मंदिर है, क्योंकि ये काफी पुराना भी है, जिसे आपने पढ़ा होगा कि इसे कई बार तोड़ा भी गया है मुगल शासक के द्वारा और लास्टली जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है प्रयास से इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसी मंदिर के पास एक नए सर्किट हाउस का जो है वो इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के टूरिस्ट के लिए किया है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों ये हमारे थे आज के कुछ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो बेसिकली ये जो एमसीक्यू तैयार किए गए हैं ये आपके आने वाले एग्जाम्स को देखते हुए तैयार किए गए हैं। जो आपके आने वाले एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं या इसी से रिलेटेड जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया है उसी में से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों कोशिश जरूर करें कि मैं जो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दिया हूं आप उसकी एक जो है वो शॉर्ट नोट बना ले। ठीक है दोस्तों अगर आप करंट अफेयर से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे जो है ऑफिशियल वेबसाइट www.sarkaripariksha.com पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों हम वहाँ पे करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ एमसीक्यूज, वन लाइनर्स, न्यूज एनालिसिस, वीकली न्यूज भी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, तो हम वहाँ भी अवेलेबल हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ भी जो है वो लाइव रहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे जो आने वाले वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आप घर बैठे अच्छे से तैयारी करें, बाहर ना निकले क्योंकि अभी जो है वो बीमारियां फैल रही हैं। तो काफ़ी अच्छा मौका है घर बैठ के तैयारी करने का और हम आपके लिए जो है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट से बेस्ट जो है वो तैयारी आपके सामने पेश करते रहेंगे। तो आप जो है वो घर बैठ के अच्छे से तैयारी करते रहें और स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।